जानकारी डिस्को चले जाते हैं। जब मामला बढ़ गया और मामला सुर्खियों में आया तो दोनों भाई बहनों ने मीडिया के सामने माफी मांगी। दिल्ली में 16 दिसंबर की रात चलती हुई बस में गैंगरेप का शिकार हुई लड़की को आगे के इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया है। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। आज सुबह ही उसको लेकर एयर एम्बुलेंस सिंगापुर पहुंची। सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग ने पीड़ित के पहुंचने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसे लेकर आया विमान चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे पहुंचा। लड़की को सिंगापुर लाने का फैसला भारत सरकार के उच्च स्तर पर हुई बैठक के बाद कल रात किया गया था। बुधवार देर रात वेदांता अस्पताल की एम्बुलेंस में उसे सफदरजंग अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाया गया। एम्बुलेंस को एक आईसीयू की तरह तैयार किया गया था और इस एम्बुलेंस में डॉक्टरों का एक पैनल भी गया था। आपको बता दें कि सिंगापुर का माउंट एलिजाबेथ अस्पताल कई अंगों के प्रत्यारोपण के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल है। पिछले दिनों दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का इलाज भी सिंगापुर के इसी अस्पताल में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में रेप केस और कांस्टेबल की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के बजाय केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद मोहन सिंह ने आज इलाहाबाद में कहा है कि पुलिस कमिश्नर अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और उनके इस्तीफा देने से कुछ भी नहीं होगा। इतने गंभीर मामले में लीपापोती और कई जांच बिठाकर मामले को कमजोर करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री RPN सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस घटना के एक सप्ताह बाद अपना मुंह खोला और तीनों कहते हैं, भारत का गृह मंत्री, भारत का राज्य गृह मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री, कि हम तीनों के पास 3-3 लड़कियां, तुम्हारी लड़कियां तो सुरक्षित हैं इस तरह की घटनाओं से। आम लोगों की लड़कियों की सुरक्षा के लिए तुम क्या कर रहे हो? अहम प्रश्न तो इस देश पे है। लड़कियों की संख्या गिनाने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई दिल्ली कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के बाद उनके पैतृक गांव में शोक की लहर है। बागपत के शाहपुर बडोली गांव के रहने वाले लोगों का कहना है कि सुभाष तोमर को उनके 25 साल की नौकरी के दौरान कभी बुखार तक नहीं हुआ, इसलिए हार्ट पेशेंट होने की वजह से उनकी मौत की खबर बिल्कुल गलत है। परिजनों ने कांस्टेबल की मौत पर राजनीति न करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ये धुआं भले ही फिलहाल चल रहे पटाखों का होगा जो मोदी के स्वागत में बीजेपी हेड ऑफिस में जलाए जा रहे हैं, लेकिन खुद मोदी ने भी धुंध और धुआं बरकरार रखा है जब मोदी इस बात पर खामोश रहे कि क्या वो 2014 का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज में लखनऊ से लड़ेंगे या नहीं। तय वादे के मुताबिक नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के अगले ही दिन पहुंचे राजधानी दिल्ली, जहां पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद जो बयान दिया उसी से ही मोदी की नीयत साफ हो गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास नहीं कर पा रही है और सरकार के पास नीति और नेतृत्व दोनों का अभाव है। संकेत साफ है कि इस बार मोदी कांग्रेस ही नहीं बीजेपी को भी नीति और नेतृत्व देने के लिए राजधानी दिल्ली में पहुंचे हैं। मेरे पीछे मौजूद तस्वीर ही बीजेपी की तकदीर बयान करती है। एक तरफ अटल है जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और दूसरी तरफ मोदी जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। साथ ही दोनों नेताओं के बीच में एक कॉमन फैक्टर और भी है कि वाजपेयी ने लखनऊ के सहारे दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे, तो क्या मोदी भी उन्हीं के राह पर लड़ेंगे लखनऊ से लोकसभा का चुनाव। दिल्ली में एनडीसी की मीटिंग में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था देने की कोशिशें की जा रही हैं। एम्स से लेकर सड़क जैसे तमाम मुद्दों पर
बात की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली रेप जैसी वारदातों के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, और कोई भी सरकार हो उसको बहुत जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। जो घटनाएं हो जाएं उस पर लगातार कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके पक्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार भी है। तराई इलाकों में जनजीवन ठंड से हुआ बेहाल। उधम सिंह नगर के डीएम ने सभी स्कूल कराए बंद, लेकिन 295 आंगनबाड़ी केंद्र नहीं कराए गए हैं बंद। ठंड से ठिठुर रहे हैं नौनिहाल। उत्तराखंड के कुमाऊं के तराई इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी द्वारा ठंड के चलते जनपद के सभी सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करा दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश न देकर नौनिहालों के स्वास्थ्य के संग बाल विकास विभाग व जिला प्रशासन द्वारा सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। खटीमा विकास खंड के अंतर्गत चलने वाले 295 आंगनबाड़ी केंद्र इस ठंड के बावजूद भी संचालित कराए जा रहे हैं। पढ़ने जाओ। आपने कहा नहीं ठंड हो रही बहुत? क्या कहा मम्मी से? मम्मी चाय लाती थी। तो मम्मी क्या बोली? जूता पहनाता था। आंगनबाड़ी में तो हम भेजते हैं अपने बच्चों को। अब ठंड पड़ रही है तो क्या बुलाने आते हैं साय का? स्कूल में तो ठंड की छुट्टी पड़ गई है और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी में छुट्टी नहीं पड़ी है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 3939 नौनिहाल जिला प्रशासन की बेरुखी के चलते इस भयंकर ठंड में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में आने को मजबूर हैं। उन्नाव के केवटा तालाब मोहल्ले में कुछ बदमाशों ने होमगार्ड की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक होमगार्ड की पहचान ओम नारायण मिश्रा के रूप में की गई है। नारायण लखनऊ के अमीनाबाद थाने में होमगार्ड पद पर तैनात था। बीती रात वो ड्यूटी कर होमगार्ड उन्नाव अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही वह केवटा तालाब मोहल्ले पहुंचा, वैसे ही कुछ अज्ञात हमलावरों में उसकी निर्ममता पूर्वक ईंटों से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर खोजी कुत्ते के साथ पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही उक्त अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद के कुंभ में जमीन को लेकर साधु में मतभेद के साथ साथ कुंभ को लेकर राजनेताओं में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा फर्जी शंकराचार्य बना रही है। सपा ने दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया और कहा कि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, वो फर्जी शंकराचार्य बना सकती है और कुंभ मेले की सारी तैयारियां पूरी हो गई है और इसका जायजा खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव ने लिया। इस बात पर भाजपा ने कहा कि दिग्विजय के अंदर भाजपा का फोबिया है, जिसके चलते वो हमेशा कुछ न कुछ भाजपा पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ उन्हें लाइमलाइट में बने रहना ही है। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं के पास शायद जमीनी मुद्दों की कमी हो गई है, जिसके चलते वो कुंभ जैसे श्रद्धा के मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं और लड़कियों के साथ बदसलूकी और मोबाइल पर बेतुकी बातें करने वाले सावधान हो जाएं। जी हां, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जी हां, 1090 पर की गई एक ऐसी ही कंप्लेंट के बाद आज क्राइम ब्रांच ने एक युवक को अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने हाथ जोड़े खड़ा ये युवक है अंबेडकर नगर निवासी हुसैन अहमद, जो कई दिनों से फोन पर महिलाओं और लड़कियों को परेशान कर रहा था। हद तो तब हो गई जब इसने अपने जीजा की बहन के साथ ही फोन पर बदसलूकी करना शुरू कर दी। बार बार फोन करके परेशान करने लगा, जिसके बाद उस लड़की ने इस बात की शिकायत लड़कियों के लिए बनाई गई 1090 वुमेन पावर लाइन पर की। तब इस युवक को पुलिस के कई कर्मियों ने फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन आशिक मिजाज हुसैन सुधरने की बजाय पुलिस वालों को ही भद्दी भद्दी गालियों से नवाजने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस बिगड़ैल युवक को सबक सिखाने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी
और अंबेडकर नगर पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया। 1090 की शिकायत के बाद की गई गिरफ्तारियों में ये दूसरी गिरफ्तारी है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि समझाने पर भी अगर नहीं समझेंगे मनचले तो जाना होगा जेल। यूपी में ठंड का कहर परिवहन निगम पर भारी पड़ने लगा है। यात्री बसों से यात्रा करने में कतराने लगे हैं। प्रदेश में ठंड के कहर से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बात की जाए परिवहन निगम की तो इस ठंड के कारण बसों के संचालन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। भारी कोहरे के चलते लोगों को बसों का सफर सुरक्षित नहीं लग रहा है, जिसके चलते कई बसें कैंसिल हो रही हैं। सूबे की राजधानी में अकेले कैसरबाग बस डिपो से लगभग 1 दर्जन बसें यात्री के अभाव के चलते नहीं चल पाई। घर से निकलना मुश्किल है और प्लस जो काम काज है वो नहीं हो पा रहा है और यही आगे का मैं जला के क्या मैं बस का मैं दिन काट रहे हैं पूरा। हालांकि परिवहन विभाग ने ये दावा किया था कि ठंड में भी वे यात्रियों को अच्छी सुविधा मुहैया कराएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सूबे में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कम से कम पर्यावरणीय कारणों के चलते देरी नहीं होगी, क्योंकि उज्ज्वल यानी उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड नदियों की इन्वायरमेंटल स्टडी कराने की कवायद में जुटा है। उज्ज्वल के प्रबंध निदेशक जेपी पटेल का कहना है कि ये स्टडी उन नदियों की होनी है जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं अथवा बनाए जाने हैं। उनका कहना है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाएगी। एमडी के मुताबिक रामगंगा नदी की रिपोर्ट आ गई है और बाकी 6 नदियों की प्रक्रिया चल रही है। उनका कहना है कि अगर किसी परियोजना से किसी तरह का कोई पर्यावरणीय नुकसान होने की आशंका है तो निगम उन्हें कम करने के उपायों पर विचार करेगा। इस कवायद का मकसद उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं को तेजी से विकसित करना है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में एक तबका पर्यावरणीय कारणों के चलते जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का विरोध करता रहा है। लिहाजा इस देरी से बचने के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी का आइडिया कोई बुरा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में ईशांत शर्मा और कामरान अकमल को उलझना भारी पड़ गया। अकमल को आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उन पर मैच फीस का 5% जुर्माना लगाया गया, जबकि ईशांत को अपनी 15% मैच फीस गंवानी पड़ेगी। वीडियो फुटेज देखने और घटना की समीक्षा करने के बाद आईसीसी मैच रेफरी रोशन महानामा ने भी दोहराया कि ईशांत ने घटना की शुरुआत की। सभी अंपायरों ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि इसकी शुरुआत ईशांत शर्मा ने की, इसीलिए उनकी मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ मिले 2 लगातार T20 मैचों में हार ने भारत के रैंकिंग के गणित को गड़बड़ कर दिया है। इस साल के अंत में 4 T20 मुकाबलों को जीतकर भारत के पास आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बनने का मौका था, लेकिन लगातार 2 हार ने भारत को तीसरे नंबर से 6ठे पायदान पर ला दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर भारत ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन अगले 2 मुकाबलों में मिली हार का खामियाजा भारत को उठाना पड़ा है। जबकि मौजूदा सीरीज में पहले T20 मैच को जीतकर पाकिस्तान ने छलांग लगाते हुए तीसरे पायदान को हासिल कर लिया है। सपा नेता आजम खान दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के लिए तालिबानी सजा चाहते हैं। उनका मानना है कि ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के लिए फांसी की सजा बहुत कम है। इसके बजाय उन्हें तब तक पत्थरों से पीटा जाना चाहिए जब तक कि उनका दम न निकल जाए। सूबे के नगर विकास मंत्री आजम खान आज गाजियाबाद में कन्या विद्याधन बांटने के लिए आए थे। दिल्ली गैंग रेप के मामले में उन्होंने कहा कि रेप के आरोपियों को ऐसी सजा दी जाए कि वो मौत के कई घंटे पहले मौत की दुआ मांगे और अगर वो जिंदा रहे तो उन्हें जीवन भर अपने गुनाह का एहसास होता रहे। उन्होंने इस गुनाह के लिए सैकड़ों साल पुराने सिस्टम को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा है कि नौजवानों ने मौत की सजा की मांग की है, वो इसे बहुत बड़ी सजा मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन गुनहगारों के लिए फांसी की सजा बहुत कम है, बल्कि उन्हें तब तक पत्थरों से मारा जाना चाहिए जब तक कि उनकी मौत न हो जाए। फांसी की सजा इस तरह के उसे तकलीफ हो। हम थोड़े इसी तरह का कानून है कि किसी तरह फांसी दी जाती है। तो संविधान बदलने में कितनी देर लगती है? संविधान हम नौकरी और प्रमोशन के लिए तो बदल सकते हैं,
बलात्कार करने वालों के लिए नहीं बदल सकते। सिर्फ अपने फायदे के लिए कानून बदलेंगे और संविधान बदलेंगे। देश की आधी से ज्यादा जो आबादी है उसके लिए संविधान नहीं बदलेंगे। 31 दिसंबर 2007 की रात को रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले से 7 जवान सहित 8 लोग शहीद